नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सी टेट फरवरी एग्ज़ाम 2026 की, ठीक है ना। और आज देखो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए स्पेशली ये यहाँ पर जो है आपका सी टेट का क्या है क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि पहले आपके मैं जो है CDP के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, 2 पार्ट्स में यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस करके एबो। तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, ये देख लो कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में एक मिनट चलिए अब सही है। देखो, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो यह ब्लैंक किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर संबंधिता, जेंडर समानता, जेंडर समता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। और देखो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन है, हुंदा क्वेश्चन है। और ये आपका जो है सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, CDP का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देखो, क्लास में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से ये कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। यानी कि कह रहे हैं कि देखो, लड़की और लड़के कि भैया जी यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, वो आपकी भाला नहीं फेंक सकती, बाकी जो यहाँ पे बॉयज़ हैं वो रस्सी नहीं कूद सकते, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे बॉयज़ हैं वो भाला फेंकने का कार्य करेंगे और जो यहाँ पे गर्ल्स हैं वो रस्सी जो है कूदने का कार्य करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से लड़की और लड़के में भेदभाव क्या दर्शाता है कि लड़की भाला नहीं फेंक सकती, लड़के रस्सी नहीं कूद सकते। तो ये जो सब जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअली ये क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है जेंडर रूढ़िवादिता। और आपको पता भी है कि फ्रेंड्स, जब जो है आपस में यहाँ पर जो है हम लड़की और लड़के में भेदभाव क्रिएट करते हैं कि जो है लड़की बस रोटी और जो है बर्तन साफ करेगी, रोटी जो है बनाएगी, खाना ही बनाएगी और झाड़ू पोछा करेगी, और जो ये होते हैं लड़के वो दफ्तर का काम करेंगे, बाहरी काम करेंगे। तो इस तरह की जो सारी सिचुएशंस है, ओके। सो इसको हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, कि हम यहाँ पे जो है दोनों बच्चों में क्या कर रहे हैं, भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए स्क्रीन पर अब हम जो है बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे जो है सेकेंड क्वेश्चन है और आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, क्लियर दिख रहा है या फिर एनी कोई प्रॉब्लम्स? सो अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, तो देखो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है अपसारी चिंतन। और यहाँ पे बताना है कि अभिसारी चिंतन क्या है और अपसारी चिंतन क्या है, जबकि अभिसारी चिंतन क्या है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है या एक सही समाधान पर स्थिर है। एक ही समाधान पर स्थित होता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। सो यहाँ पे एवरीबडी हम जो है बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा सेकेंड है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखो, दो यहाँ पे जो है थिंकिंग होती है, ठीक है ना। एक होती है अपसारी चिंतन और एक होती है अभिसारी चिंतन। अगर हम अपसारी चिंतन की बात करें, अपसारी चिंतन हम उसे कहते हैं जिसमें कि समालोचनात्मकता रहती है ना, जिसमें बच्चे तर्क वितर्क करते हैं। क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाऊंगी। यानी मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ पे किया कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो आपने कहा भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब देखो, मैंने कहा भारत की राजधानी नई दिल्ली, मैंने क्वेश्चन किया कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स आंसर आएगा। तो भैया जी भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, सबको पता है। आप देखो यहाँ पे भारत की राजधानी के अलग अलग आंसर तो नहीं दे सकते। अगर मैंने पूछा कि भारत की राजधानी बताओ, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भारत की राजधानी तो कोलकाता है या फिर मुंबई है या फिर यहाँ पे चेन्नई है, इस तरह से नहीं ना। तो भैया जी भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, तो ये एक आंसर पर बेस होता है। अभिसारी चिंतन सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर पर बेस होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम अभिसारी जो है अपसारी चिंतन की बात करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स गाइज, यहाँ पे अपसारी चिंतन वो होता है जहाँ पर
जैसा मैंने कहा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली न होकर अगर भारत का अन्य कोई शहर होता तो फिर हमारे देश के विकास पर क्या फ़र्क पड़ता, तो फिर क्या होता बताइए। और आपके अनुसार कौन सा यहाँ पे राज्य या फिर कौन सा जो है यहाँ पे क्षेत्र, ठीक है ना, या फिर कौन सी जगह, कौन सा शहर हमारे जो है देश की राजधानी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर ना अब आपके आंसर बहुत सारे होंगे। कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं दिल्ली, ठीक है, कोई कहेगा नहीं कोलकाता होनी चाहिए, कोई बच्चा कहेगा चेन्नई हो, ये हो वो हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब सारी चिंतन होता है जहाँ पे कई उत्तरों को प्रोत्साहित किया जाता है, बहुत सारे आंसर्स होते हैं, जबकि अभी सारी चिंतन सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान पर स्थिर होता है। इसका ओनली एक ही आंसर होता है और इसके बहुत सारे आंसर्स होते हैं। ठीक है ना एवरीबडी, ओके, क्लियर है। सो मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, बढ़िया चिल कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए मस्त तरीके से, और सेशन हमारा बहुत ही ग्रेट है। आइए स्क्रीन पर अब हम बढ़ते हैं और स्क्रीन पर जो है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रेट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बात है, मज़ा आ गया भैया जी, हाँ बिल्कुल मज़ा आ गया बेटा जी। और यहीं पर जो है अगर हम बात करें, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे गाइज, आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, दिख रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि भैया आपको दिख रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चंस अब दिख रहा है। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। देखो जो सही नहीं है वो बताना है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे, ठीक है ना। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षा शास्त्रों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। या फिर एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। या फिर बात करें यहाँ पे निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो यहाँ पर देखो एक समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। सो गाइज पहले हम बात करेंगे कि समावेशी जो शिक्षा होती है वो हम किसे कहते हैं। देखो समावेशी शिक्षा उसे कहा जाता है जहाँ पर जो है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल्स में अगर बात करूँ, देखो आपकी क्लास में 30 बच्चे, 35 बच्चे, 40 बच्चे, 45 बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो भैया जी आप इन सभी बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे बताइए, कैसे हैंडल करेंगे। और इनमें कुछ बच्चे जो है वंचित वर्ग से और जो है अलग अलग जो है क्षेत्र से, अलग अलग जो है यहाँ पे उनकी लैंग्वेज है, अलग अलग जो है उनका धर्म है, सब बच्चे अलग अलग जो है यहाँ पर कैटेगरी से आए हुए हैं। तो आप सभी बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो समावेशी शिक्षण का ये अर्थ होता है कि आप किसी को भी बहिष्कृत ना करें, ना ही किसी के साथ बुरा बर्ताव करें, सही बात है। और समावेशी का अर्थ ये भी है कि आप सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करें और सभी का समर्थन भी करें यहाँ पे। देन यहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बिल्कुल बढ़ावा देती है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, सिर्फ ओनली एक ही बेस पर। और यहाँ पे मानक मूल्यांकन पर ये जो है कंफर्म कर रहे हैं कि एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक मानक यहाँ पर जो है मूल्यांकन होना चाहिए, बस। द ग्रेट, आई होप बताइए आपको ये यहाँ पे सही लगा। नहीं ना, तो समावेशी शिक्षा के बारे में ये बिल्कुल भी नॉर्मली सही नहीं है, क्योंकि हमें अपना जो टारगेट है, जो पाठ्यचर्या है, वो हमारी होनी चाहिए ओपन माइंड यहाँ पे, ओके जी, नहीं कि यहाँ पर जो है पिछड़ी हुई। चलो अभी देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है अभिकथन और जो है यहाँ पे कारण वाला क्वेश्चन। पहले अभिकथन और कारण को अच्छे से देख लेते हैं, फिर नीचे ऑप्शंस तो आपको पता है, ए कथन सही है, बी कथन है, ये होगा, ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो अभिकथन है और कारण है। सो सबसे पहले हम अभिकथन को देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ में जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो अभिकथन यहाँ पे कहता है, देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का सर्जन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चे जो है अपने पूर्व ज्ञान पर डिपेंड होकर आगे नया ज्ञान सीखते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है और इसे हम बिल्कुल भी जुटला नहीं सकते और बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। अब देखो आप स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं बड़े चाव से A B
सी डी। फिर आप यहीं पे सीखते हैं A फॉर एप्पल होता है बच्चा, B फॉर बॉल होता है, C फॉर कैट होता है। ओके गाइस, क्लियर है ना। फिर आप इनसे बड़े बड़े वाक्य सीखते हैं जैसे जैसे। तो आप किन से सीखते हैं, पहले आप अपने पूर्व ज्ञान से ही तो रिलेटेड होकर आगे नई चीज़ों का अर्जन करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं। बताइए, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऑब्वियसली राइट होगी यहाँ पे। और यहीं पर कह रहे हैं कि पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से। अभी देखो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझाया है, मैंने आपको समझाया एक छोटा सा क्वेश्चन कि इसको प्लस करना है, 4 और 2 इसको प्लस करो, कितने होते हैं यहाँ पे 6 होते हैं। अब अगर मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिया कि चलो अब इसको आपको यहाँ पे जो है करना है, तो आप कहेंगे जैसे मैंने इस तरह क्वेश्चन किया था उसी तरह ये होगा, बस इसमें 2 डिजिट है और क्या, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे। तो ये चीज़ें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शंस ए और आर दोनों बिल्कुल सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ओके, क्लियर है भैया। अभी देखो नेक्स्ट एक और आपके सामने अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। एक और आपके सामने अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक और आपके सामने अभिकथन और कारण वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो बताना है यहाँ पे राइट आंसर्स क्या होगा और राइट आंसर्स क्या नहीं है इनमें, ठीक है ना। सो देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, सही बात है। बच्चों द्वारा बचपन, देखो सभी बच्चे, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो देखो कोई बच्चा इंडिया में है, कोई बच्चा जापानी है, कोई बच्चा अमेरिका है, कोई रूस में पैदा हुआ है। सभी बच्चे अलग अलग जगह पर पैदा होते हैं, अलग अलग उनका बर्थ होता है। तो बच्चे अपने बचपन को अलग अलग जगह पर ही तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, हिंदू है तो अपने अनुसार अपनी संस्कृति से करेगा, मुस्लिम है अपनी संस्कृति को फॉलो करेगा, और यहाँ पे जो है सिख, ईसाई है तो अपनी संस्कृति को फॉलो करेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो है कारण दिया हुआ है, कारण कह रहा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। नो, बच्चों का विकास बस यही गलत दे दिया, बल्कि क्या होता है, गैर सार्वभौमिक होता है। भैया सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस होता है, सभी बच्चों का विकास एक ही टर्म पर होता है। नो, सभी बच्चों का विकास एक ही टर्म पर फिक्स नहीं होता। गैर सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है, अलग अलग दिशा में होता है, अलग अलग तरह होता है, अलग अलग जो है, जैसा भी ऊपर बताया कि सभी बच्चों का जो विकास होता है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग संस्कृतियों में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा, देखो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ए तो कथन सही है, लेकिन आर जो कथन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है, ठीक है। इस तरह से ये सही होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन है ये। और ये मैं आपके बीच में ये पूरा प्रैक्टिस सेट ही लेके आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच एक प्रैक्टिस सेट ही यहाँ पे कराया जाए मोस्टली, ठीक है ना। अच्छे से यहाँ पे जो है आप अपने आप को, चलिए क्वेश्चंस बताइए दिख रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे जूम कर लेते हैं, फिर बाद में हम आपको, ठीक है ना, दिखा देंगे। चलो भैया जी, क्वेश्चन है, विप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, या फिर कह रहे हैं सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक, या फिर असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, या फिर सफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो देखो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको मोटिवेशन की, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दूँ। देखो जो अभिप्रेरणा होता है गाइज, वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है बच्चा, यहाँ पे वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। एनीवेज चलिए, बस आपको सही से दिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करें अभिप्रेरणा मोटिवेशनल की, तो बच्चा वो आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा। गाइस यहाँ पे कहा गया है कि इसमें से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है किस अभिप्रेरणा के आरोपण से। देखो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है और एक होता है क्या, बाहरी अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर अगर हम आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करते हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जहाँ पर आप जो है अपने मन को
अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए, अपने जो है रुचि से अपने आप को खुश रखने के लिए, आनंदित होने के लिए, खुद अनुभव क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पर जब आप मोटिवेट होते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा आंतरिक आरोपण होता है। लेकिन यहीं पर जो है अगर हम बाहरी आरोपण की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, बाहरी जो आरोपण होता है गाइज, वो ये होता है कि जहाँ पर आप क्या करते हैं, बाहरी चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। जैसे कि आपको पुरस्कार पाना है तो आप इसलिए मोटिवेट हो रहे हैं, या फिर आपको टीचर्स से जो है बचना है, दंड से बचना है, इसलिए आप मोटिवेट होकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है यहाँ पे हमारा बाहरी आरोपण। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण सबसे बेस्ट होगा। अगर आप असफल हो रहे हैं तब भी आपका आंतरिक आरोपण ही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर आप सफल हो रहे हैं तब भी आपकी आंतरिक यहाँ पे आरोपण है, आपकी रुचि है, आप तभी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको असफलता मिलती है, वो भी आपका आंतरिक आरोपण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आपकी कमी रही रुचि की, तत्परता की, इसमें आपकी कमी रही अभ्यास की, इसमें कमी रही आपकी पढ़ने की, इसमें कमी रही आपकी मेहनत की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिख रहा है सही स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख क्या है? सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख क्या है? सिद्धांत है। तो छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, या फिर सीखना जो है प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या फिर पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। दैट्स यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा गाइज? हम यहाँ पे जो है इस चीज़ को देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। देखो, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब वो होता है जहाँ पे टीचर्स बच्चों को शिक्षण गतिविधि कराते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है माहौल बहुत ही बेस्ट रखते हैं और सभी बच्चों की समस्याओं को तुरंत तभी सॉल्व करते हैं जब उन्हें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, ये होती है प्रगतिशील शिक्षा, और ये एकदम बाल केंद्रित शिक्षा की तरह होता है। बच्चे को केंद्र में रखकर उसी के आधार पर, क्षमता के आधार पर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक प्रमुख सिद्धांत क्या होगा? क्या छात्रों के सीखने को मापने के लिए क्या हम मानकीकृत परीक्षण, तो ये जो है मानकीकृत परीक्षण CTET का नेगेटिव टैग वर्ड से छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का क्या हम निष्क्रिय प्राप्तकर्ता यहाँ पे ज्ञान देंगे? क्या फिर पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए? नो, बल्कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर डिपेंड होना चाहिए। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर डिपेंड होना चाहिए। सीखना मतलब कि ये आपका ये कहता है कि जब आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, जो भी आपका मन है, तो ये जो सीखना है ना, आपकी खुद की एक्टिविटीज़ पर, खुद की लर्निंग पर, खुद के टास्क आपके बेस्ट होने चाहिए। खुद आप मोटिवेट होने चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए, सीखने के लिए, तभी आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सीखना प्रमाणिक कार्यों पर डिपेंड होना चाहिए। ये नहीं कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता करो, मानकीकृत यूज करो, एक ही चीज को फॉलो करो। दैट्स नॉट राइट यहाँ पे। ओके, स्क्रीन पर आगे 8 क्वेश्चंस है आपके सामने है। स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और गतिक विकास। यहाँ पे तो क्वेश्चन है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, विकास के किस जो है पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या। आप खुद ही बताओ, तर्क, चिंतन और समस्या ये क्या? यहाँ पे हम सामाजिक विकास के, अगर सामाजिक विकास से जुड़ा होता तो ही सामाजिक विकास फॉलो करते। अगर हमें जो है समाज के साथ में अनुकूलन मानदंड, इस चीज़ को हमें फॉलो करना है, तो तभी यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर सामाजिक विकास होता। नैतिक विकास में नैतिकता की बात करते हैं यहाँ पे बच्चा, लेकिन तर्क, चिंतन और समस्या की बात कर रहे हैं। और गतिक विकास में हम अपने फिजिकल, शारीरिक समन्वय से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें विकास के किस पहलू में, तर्क, जहाँ पे हम तर्क करते हैं, चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं, यानी कि तर्क वितर्क, सोचना समझना। ओके, इस तरह के मैथमेटिक्स की तरह जो है मैथ्स की तरह, ठीक है, ये सारी चीज़ फॉलो करते हैं। तो उसके लिए ज्ञान, संज्ञान, नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, आप तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, समस्या को सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे, यहाँ पर उसका समस्या समाधान की व्याख्या करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो आपके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं, आपके पास में ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, कि आप ऐसे ही बिना ज्ञान के सारी चीज़ें कंफर्म कर लोगे? नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसमें बेस्ट होगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान, जहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। जी हाँ, बिल्कुल, ज्ञान से ही तो लाइफ स्टार्ट होती है भैया। आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर देखो, 9 क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि ब्लैंक
बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या फिर संगठन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो गाइज अगर हम यहाँ पे वाइगोत्स्की साहब की बात करें तो देखो वाइगोत्स्की बहुत ही फेमस जाने माने मनोवैज्ञानिक है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे समाज अपनी संस्कृति के माध्यम से अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से यहाँ पर जो है चीजें सीखते हैं। और वाइगोत्स्की किस चीज को फॉलो करते हैं? वाइगोत्स्की फॉलो करते हैं गाइज यहाँ पे आपके सामाजिक और संस्कृति सिद्धांत को। ठीक है ना। तो यहीं पर देखो असंतुलन की बात नहीं करते, अनुकूलन की बात भी नहीं, संगठन, इन सब की बात करते हैं कौन? जीन पियाजे। जी हाँ, ये सभी टैग वर्ड्स यहाँ पे हैं किसके भैया जी? पियाजे के। ये यहाँ पे ये तीनों किसके हैं? पियाजे के। लेकिन हाँ यहीं पे वाइगोत्स्की निजी वाक की स्पेशल बात करते हैं। जी हाँ, निजी वाक का मतलब क्या होता है? जहां पर कि बच्चा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निजी वाक यानी कि इनर स्पीच, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा खुद ही बड़बड़ा रहता है, खुद ही बोलता रहता है, स्वयं बातें करता है। मानो कि आप जो है अपनी शर्ट ढूंढ रहे हैं या फिर आप अपने जो है सूट ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं जो आप पहनते हैं। ठीक है ना। तो आप अलमारी में देखो, कमरे में, आपने कहा कि मैंने यहीं पे तो रखी थी लेकिन नहीं मिली, बल्कि कमरे में कोई और नहीं है। सो हम खुद से बातें कर रहे हैं और मैंने कहाँ रख दी पता नहीं, मैं रख के भूल जाता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं कहाँ पे क्या सामान क्या रखती हूँ, कहाँ पे क्या नहीं, पता नहीं, मैंने आगे यहीं पे तो रखी थी लेकिन मिली नहीं रही है, मैं खुद ही अपने आप ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये निजी वाक होता है। सो नेक्स्ट आगे है, चलिए दिख रहा है? ओके जी। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? और ये क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। देखो भैया जी यहाँ पर जो है बात की जा रही है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? हार्वर्ड गार्डनर बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस है और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पे सिद्धांत दिया है कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत। जी हाँ, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। हार्वर्ड गार्डनर साहब क्या कहते हैं कि बच्चे जो है सभी प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट बुद्धि होती है। अब देखो इन्होंने अपनी बुद्धि दी है, उनके सामने बताया कि क्या ये बुद्धि इस बुद्धि से मैच खाती है। तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि ये होती है दूसरों को समझने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को समझने के लिए। देखो अंतः व्यक्तिक का मतलब होता है जब हम स्वयं को समझने के लिए परफेक्ट होते हैं। और तार्किक गणितीय बुद्धि क्या नृत्य कीड़ा क्या इनसे नहीं भैया, तार्किक गणितीय बुद्धि हमारी लॉजिकल, हमारे मैथ से, तर्क वितर्क से संबंधित होगी कि नहीं होगी? बताइए आप ही। या फिर कहें स्थानिक, क्या ये प्राकृतिक वातावरण की सराहना कर? नो, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण से नहीं, प्राकृतिक वातावरण से होता है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या है? संगीत में बेस्ट होगा प्रदर्शन या फिर रचना कर, प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन यानी कि जो है शो, जिसे आप पार्टिसिपेट करते हो और अपने आप को दिखाते हैं स्टेज पे। ठीक है ना। सिंगर है, आप गाना गाते, जैसे कुमार शानू है, जैसे अलका अग्निक है, बहुत सारे हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मैच सही दिया हुआ है, बाकी सभी मैच उलट पुलट दिए हुए हैं। सो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो गाइज बस यहीं पर 10 क्वेश्चन ही हम रखते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चंस और आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक है ना। देखो छोटी छोटी क्लिप्स में मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस आप बोरिंग फील करते हैं। देन फिर चलो यहीं पर हम अपने जो है वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।